चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। शुरुआत करते हैं। कल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में चर्चा किए थे। यहाँ तक हो गया था। बात करते हैं संगठन के उद्देश्य और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि हमने इसके उदाहरण आए, इन सारे विषय पर चर्चा कर लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी व्यवसायिक उपक्रम के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों का समूह होता है। यहाँ हम संगठन के उसके उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तो जब किसी भी संगठन के कार्य जो है वो उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया जाता है, या हम ये कहें कि सभी प्रकार के व्यवसायिक उपक्रमों में संगठन के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्यों के कार्य को करना संभव नहीं होता है। अब इसमें हम संगठन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना, संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना। तो ये देखते हैं कि संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है लक्ष्य। मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं। लक्ष्यों की प्राप्ति, दूसरा मानवीय साधन की प्राप्ति, मानवीय संसाधनों की प्राप्ति, संगठन की प्रभावशीलता, समय तथा प्रयत्नों में मितव्ययिता, भावना, मधुर बिना लगा ऑब्जेक्ट के कोई भी कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं होता। संगठन प्रबंधन का एक कार्य होता है जिसका उद्देश्य संस्था के जो लक्ष्य है वो इसलिए यह कहा जाता है कि संगठन उपक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है, यानी कि टूल है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये एक टूल के रूप में कार्य करता है। दूसरा हम बात करें मानवीय संसाधनों की प्राप्ति, तो जैसे कि संगठन मानवीय समूह का एक प्रतीक है। संगठन कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य योग्य और अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती,
उसकी चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और कार्य पर लगाना, उन्हें संस्था में रखना, ये महत्वपूर्ण होता है। यानी अनुरक्षण और विकास करना होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि संसाधनों का जो संबंध है, कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त करना, संगठन का उद्देश्य जो है कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। उसमें सहयोग प्राप्त करने के लिए जो उचित मजदूरी है, अच्छा व्यवहार है, पदोन्नति है, पदोन्नति के अवसर देने चाहिए, इंक्रीमेंट्स देने चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, है ना, और उचित कार्यों की दशाओं के द्वारा उनको प्रेरित, मोटिवेशन करना चाहिए। संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना, संगठन की प्रभावशीलता, तो संगठन एक प्रमुख उद्देश्य बदलती हुई टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में इस प्रकार से सुधार करना चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वह बढ़ सके, उसमें अधिकतम वृद्धि हो सके। मितव्ययिताओं की प्राप्ति अर्थात खर्चीला नहीं होना चाहिए, यानी न्यूनतम व्यय पर, मिनिमम एक्सपेंसेस पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए। संगठन का यह प्राथमिक उद्देश्य होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यवसायिक क्षेत्र जो होता है या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं, वह यही चाहते हैं कि मिनिमम एक्सपेंसेस हो, यानी कि उसमें कम से कम व्यय हो और अधिक से अधिक वह उसका उत्पादन कर सके, लाभ प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली संगठन प्रणाली की संरचना की जाती है। समय तथा प्रयत्नों में मितव्ययिता, समय तथा प्रयत्नों में मितव्ययिता अर्थात मितव्ययिता का मतलब होता है कि कम खर्चीला, है ना, जिसमें मिनिमम एक्सपेंसेस हो सके, कम से कम। तो उत्पादन में मितव्ययिता के साथ साथ, यानी कि प्रोडक्शन जब चालू करते हैं तो उसमें कम से कम खर्चे होने के साथ साथ उसमें संगठन दोनों बहुत ही कम समय में, अर्थात इसको भी मैनेज करने की आवश्यकता होती है, समय और उसके प्रयास करने में ज्यादा मेहनत ना हो, उसका वह प्रयास। और ये तभी संभव होता है जब हम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हैं, अर्थात समय अनुसार जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग होना चाहिए, जिससे कि इससे बचत मधुर संबंधों का स्थापना होना चाहिए, अर्थात एक अच्छे मधुर संबंध स्थापित करें, यानी कि दोनों के बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसमें मतभेद आने नहीं देना चाहिए, वर्ग संघर्ष पैदा नहीं होना चाहिए। यानी संगठन प्रबंधक जो है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, लेबर्स, तो इसमें श्रम और पूंजी के बीच में जो संघर्ष के स्थान है इसको खत्म करने का उसको भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इससे इस कार्य में विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान की जाती हैं ताकि श्रमिकों को, लेबर जो है, एम्प्लॉयज जो हैं, वो संतुष्ट हो सके और उसमें संतुष्टि की भावना बने रहे। सेवा की भावना को जागृत करना, सर्विस यानी प्रत्येक व्यवसायिक इकाई का लाभ कमाना तो एक मुख्य उद्देश्य होता ही है, साथ ही लाभ की संभावना के साथ साथ सेवा की भावना भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों की सेवा की भावना को जागृत करती है, संस्था का स्थायित्व प्रदान करना चाहिए, उपक्रम के विकास में समस्याओं की अधिक बलवती होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक अनिश्चितताओं को दूर करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे देश यानी कि भारत कल्चर में वर्षीय योजनाएं जाती हैं, प्रयास। तो ये मुख्य बातें हैं
जो संस्था को स्थायी प्रदान करने की संगठन का उद्देश्य होता है। संगठन देश में प्रजातांत्रिक समाजवादी इसकी स्थापना सहायक होता है। संगठन तुलन विकास में भी सहायक होता है, जा सकता है। अब हम उठाने के या संगठन में स्टेप क्या लेनी चाहिए। संगठन प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संगठन में आवश्यक कदम, या आप ये कह सकते हैं कि संगठन प्रक्रिया अथवा संगठन के लिए आवश्यक कदम क्या होने चाहिए। तो किसी भी संस्था में संगठन के निर्माण के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है, उसी को ही हम एक उठाने वाला कदम, इंसेंटल स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन, आवश्यक कदम इनिशियली। तो संगठन प्रक्रिया प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था को निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, या हम कहें कि निर्मित की जाती है। यह अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिभाओं और ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटीज होती हैं और उसके अनुसार से ये चलता है। तो ये सुनिश्चित संबंधों, समन्वय, संप्रेषण के द्वारा ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है, अर्थात इसको बांधा जा सकता है। संगठन जिन कार्यों को किया जाना है उसके निर्धारण की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को मिलकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी तरीकों से काम करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार संगठन की स्थापना के लिए विभिन्न कदमों को उठाना पड़ता है, जिन्हें संगठन प्रक्रिया के नाम से हम जान सकते हैं या जान। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले जो कदम हैं या स्टेप्स हैं, ये इसको हम पॉइंट वाइज इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहें, पहला पॉइंट तो ये होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला हम इसमें लेते हैं संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्य, एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्ट्स। तो संस्था की प्रक्रिया का प्रारंभ संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों यानी कि ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स, ठीक है, जो लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उद्देश्यों को लेकर इसका निर्धारण होता है। संगठन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता है, किंतु उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये एक
साधन है, सोर्स है, जिसके माध्यम से उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण ये परम आवश्यक होता है। संगठन जैसे कि डॉक्टर टेरी ने यहाँ पर परिभाषा दी कि संगठन कोई रामबाण नहीं है जिसको सभी उपक्रमों में एक निश्चित मात्रा में दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ये तो जरूरी नहीं है कि सभी जगहों में सक्सेस हो और एक निश्चित मात्रा में उसको एक ही संगठन जो संस्थाएं हैं उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, टारगेट क्या है, उसके अनुसार से ऑर्गेनाइजेशन जो है वह तैयार होता है और उद्देश्य और लक्ष्य एक संस्था के लिए। दूसरी बात करते हैं क्रियाओं का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा स्टेप ये होता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण करना। इसके लिए पहले किए जाने वाले समस्त कार्यों को परिभाषित करना, इसके पश्चात प्रत्येक कार्यों को उसकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य और उसके साथ निहित उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए उसको विभाजित करना और उसके पश्चात जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनको कार्यों को सौंपना। ये मुख्य रूप से किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्रियाओं का श्रेणीबद्ध करना।